ठीक है, कर दी। सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको डेटा सेट दिया जाता है, मिसाल के तौर पे ये डेटा सेट आपको दिया हुआ है और इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स आपको दिए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट में आपको एक टारगेट वैल्यू भी दी जाती है कि इस एट्रीब्यूट का रिजल्ट जो है जैसा है। फिर आपके पास एक और एट्रीब्यूट होता है, हो सकता है कि उसका रिजल्ट भी आपके वो यस दे दिया जाए। फिर एक और एट्रीब्यूट होता है, हो सकता है उसका रिजल्ट जो है वो नो दे दिया जाए। अगर 2 क्लास प्रॉब्लम है तो क्लास मल्टीपल भी हो सकती है। अच्छा जी, डिसकनेक्शन मेरे तरफ से था, पता नहीं ये जूम ही डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास डेटा है, इसमें जो आपको टारगेट वैल्यू यस और नो दी जा रही है, ये बेसिकली लेबल्ड है इसके ना, कि कौन सा किस क्लास के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये डेटा यस क्लास के अंदर है, ये नो में है, ये नो में है, तो आपको लेबल किया हुआ है डेटा। तो जब लेबल्ड होता है तो उसको हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। लेकिन अगर इसी के पैरेलल एक और डेटा दिया हुआ है जिसमें ट्रेनिंग डेटा ये दिया हुआ है, लेकिन इसकी टारगेट क्लास नहीं दी हुई, एक और ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है, ट्रेनिंग इंस्टेंसेस का मतलब है ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए और इनकी टारगेट क्लास नहीं दी हुई, ये भी इसी तरह से सारा आपने डेटा आपको मिला हुआ है। अब आपसे कोई कहता है कि एक नया टेस्ट डेटा आ रहा है, ठीक है, तो बताओ ये किस में बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे ये तो हमें तो अभी ये मालूम ही नहीं है कि ये खुद इनके अपने इंडिविजुअल किससे ये ट्रेनिंग डेटा है। तो हमें तो अभी यही नहीं मालूम, टीआर डेटा है, अभी हमें यही नहीं मालूम कि इनके अपने कौन सी क्लास से कौन बिलोंग करता है। तो हम टेस्ट डेटा को, टीई डेटा को कैसे बता सकेंगे कि वो किस क्लास में बिलोंग करेगा। तो पहले हमें अपने दिए जाने वाले डेटा को क्लस्टर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने क्लस्टर हैं। जैसे इस वाले डेटा के अंदर ऑलरेडी मैं बताया 2 क्लस्टर यस और नो, तो इसमें कितने क्लस्टर एग्जिस्ट करते हैं वो पहले हमें यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब इसकी क्लस्टरिंग हो जाएगी तो फिर हम अपने उसको सुपरवाइज लर्निंग की तरह काम करेंगे। यानी क्लस्टर जब अनसुपरवाइज लर्निंग होती है तो बेसिकली इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो ये कि पहले आप उस दिए जाने वाले डेटा का क्लस्टर बनाते हैं, ये मेजर काम होता है। अब अगर 2 क्लास है तो 2 क्लस्टर, और अगर 3 क्लास है तो 3 क्लस्टर जो है वो बनेंगे। ठीक है, ये क्लस्टर हमने बनाने हैं क्योंकि हमें टारगेट क्लास नहीं दी गई थी, तो क्लस्टर हम बनाएंगे। उसके बाद ये क्लस्टर जब बन जाएंगे तो फिर हम, अब जैसे मिसाल के तौर पे इसका टारगेट क्लास 1 है, इसकी टारगेट क्लास 2 है, इसकी टारगेट क्लास 3 हमने कर ली। अब ये क्लस्टर अगर जितने अच्छे तरीके से, जितने बेहतरीन अंदाज में क्लस्टर बनेंगे, उतने अच्छे तरीके से टेस्ट डेटा की प्रेडिक्शन होगी। इन क्लस्टर को लेके फिर हम मॉडल बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम पहले बताए कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल इस्तेमाल करके मॉडल बनाए, वो कि ये क्लस्टर भी मशीन लर्निंग के मेथड से ही बनाए गए, कि मशीन लर्निंग इस्तेमाल करके ये क्लस्टर बनाए गए और मशीन लर्निंग का ही कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करके मॉडल बनाया जाएगा। ये मॉडल बनेगा, ठीक है, जैसे हमने पहले मॉडल, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से कोई टेस्ट डेटा आएगा, टेस्ट डेटा टीई डेटा जब हमें कोई दिया जाएगा तो फिर वो इस मॉडल में से उसको प्रिडिक्ट करके इसका प्रिडिक्शन रिजल्ट जो बताया जाएगा कि क्या रिजल्ट है। तो इस वक्त हमें ये वाला काम तो काफ़ी कर दिया है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी सुपरवाइज्ड लर्निंग हो तो हम किस तरह से उसको जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, उसको इस्तेमाल करके डेटा को मॉडल बनाते हैं और मॉडल से कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। अभी हमें ये वाला काम करने जा रहे हैं कि अगर इन केस मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, एक फ्रूट बास्केट है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और वो फ्रूट्स जो है वो आपको नहीं पता कि कितनी टाइप के इसके अंदर रखे हो सकता है कि इसमें एप्पल हो, ठीक है, बनाना हो और इस तरह के डिफरेंट ऑरेंज हो। अब आप किसी की आंख में अगर पट्टी बांध दी जाए ना, उसको ब्लाइंड कर दिया जाए और कहा जाए कि इसके क्लस्टर बनाओ, तो इस वक्त ब्लाइंड आदमी जो क्लस्टरिंग करेगा वो उसके साइज और वेट और शेप से करेगा। ठीक है, यानी अगर वो एप्पल उठाता है और ऑरेंज उठाता है और दोनों को कंपेयर करता है तो डेफिनेटली एप्पल जो है उसकी सरफेस जो है वो शाइनी होती है और दूसरा वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपी होती है, लेकिन ऑरेंज में ऐसा नहीं होता। तो वो इन दोनों को इस तरह से क्लस्टर में कन्वर्ट, क्योंकि उसकी आंख में जो है डेफिनेटली जो है वो आपने उसको ब्लाइंड किया हुआ है।
लेकिन अगर वो ब्लाइंड नहीं होगा तो फिर वो उसके कलर और दूसरी बहुत सारी चीजें, इसका मतलब है एक फ्रूट को देखने के लिए काफी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि उसकी स्किन कैसी है, उसका अब टेस्ट नहीं कर रहा है तो उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो। फिर जाके हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये ऑरेंज की कैटेगरी है, और ये जो है वो ये ऑरेंज की कैटेगरी है, ये जो है वो एप्पल की कैटेगरी है, ये जो है बनाना की कैटेगरी। तो जैसे जैसे वो किसी एक फ्रूट को पिक करेगा तो वो उसको एक स्पेसिफिक क्लस्टर में डाल देगा उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जो इसको देख रहा है उसको देखने की कितनी सलाहियत है, या उसके पास कितनी पावर है कि वो उसको किस तरह देखता है, आंख से देख सकता है, छू के देख सकता है, उसको टेस्ट कर सकता है, ये चीजें उसको वेट कर सकता है। जैसे जैसे आप इसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ाते चले जाएंगे, क्लस्टरिंग जो है वो आसान होती चली जाएगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर आप, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप ब्लाइंड किया हुआ है उसको, तो आप एक अमरूद जो है वो लें और एक नाशपाती लें तो उसको डिटेक्ट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है कि ये अमरूद है या नाशपाती है। तो इस बेसिस पे बेसिकली डिपेंड करता है कि एट्रीब्यूट्स कितने आपने लिए। तो अब ये काम जो हम खुद कर रहे थे, अगर ये मैं कहूँ कि ये आपका कंप्यूटर करेगा, मशीन करेगी अब ये काम, कि ये फ्रूट बास्केट में फ्रूट रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि फ्रूट बास्केट के फ्रूट्स को हम क्लस्टर बना दें। तो अब मशीन को हमें बताना है, मशीन ने इसको बताना है कि इसकी हमें क्लस्टरिंग करनी है। ठीक है, तो अब इसकी क्लस्टरिंग करने के लिए मशीन कैसे काम करेगी, तो पहला पहले अब वो ये सोचेगा कि भाई मुझे क्लस्टरिंग जो है वो करनी है, तो स्टार्ट लेगा। ज़ाहिर है अब मशीन के पास एक स्पेसिफिक पावर है, वो इसके कलर को देख सकता है। ठीक है, हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो उसके कलर को डिटेक्ट कर ले कि ये ऑरेंज कलर का है, ये येलो कलर का है। अब ऑरेंज कलर में भी जरूरी नहीं है कि सारे ऑरेंज कलर जो है वो ऑरेंज ही हो, ऑरेंज कलर के और भी बहुत सारे फ्रूट हो सकते हैं। इसी तरह येलो कलर में सिर्फ बनाना होना जरूरी नहीं है, येलो कलर के जो है वो मैंगो भी हो सकता है। तो सिर्फ कलर के बेसिस पे डिसाइड करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, टेस्ट ये कर नहीं सकता मशीन आपका। तो अब रह गया कि इसकी कलर, इसका शेप, इसका साइज, ये चीजें भी मेजर करेगा। उसके बेसिस पे ये फ्रूट फ्रूट को जो है वो क्लस्टरिंग यहाँ पे कर सकेगा कि भाई ये फ्रूट इस टाइप के हैं, ये फ्रूट इस टाइप के हैं। और हो सकता है कहीं गलती भी करें, जितनी गलती ज्यादा होगी उतना आगे इसको सुपरवाइज लर्निंग में प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती एक किस्म की थी कि आपका जो मॉडल है वो वीक था, तो टेस्ट गलत प्रिडिक्ट हो रहा था। अब दो गलतियों के चांसेस हैं, एक तो क्लस्टर ही गलत बना है थोड़ा सा, और फिर मॉडल भी वीक है। तो इसका मतलब है सब जो आप प्रिडिक्ट करने के लिए टेस्ट मैसेज देंगे वो ज्यादा चांसेस देके गलत। तो जितना अच्छा क्लस्टर बनेगा इतने बेहतर अंदाज में आप उसके मॉडल बना सकेंगे। ठीक है, तो ये क्लस्टरिंग का काम जो है वो हमें करना है। तो अब किस तरह से ये क्लस्टरिंग की जाएगी, किस तरह से क्लस्टर जो है वो हम बना सकेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और कौन कौन से मेथड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं क्लस्टरिंग के लिए, ये हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। और सारे मेथड डेफिनेटली हम नहीं पढ़ सकेंगे, हमें तो इसमें देखना ही है कि क्लस्टरिंग होती कैसे है, इसके इश्यूज क्या हैं, इसका जो कॉस्ट फंक्शन जो बार बार कहते हैं वो क्या है, और किस तरह से क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अनलेबल्ड डेटा इनटू द सिमिलरिटी ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर। यानी अनलेबल्ड डेटा जो होता है, अब ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अनलेबल्ड का क्या मतलब है, यानी टारगेट क्लास नहीं दी गई है तो ये अनलेबल्ड डेटा है। तो अनलेबल्ड डेटा को हम सिमिलर क्लास के अंदर रखें तो उसको क्लस्टर कहा जाता है बेसिकली। और क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम विच आर सिमिलर। क्लस्टर नॉर्मली हम कहते हैं सिमिलर, जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट में अगर कोई मार्केटिंग कंपनी है तो वो क्लस्टर बना लेती है कि भाई कि ये एक क्लस्टर है जो हर महीने ये चीज खरीदते हैं, ये एक क्लस्टर है जो 2 महीने के बाद खरीदते हैं, ये क्लस्टर है जो कि ये चीज पसंद करते हैं। तो वो क्लस्टर बना लेती है रीजन के हिसाब से या इसके हिसाब से। अच्छा, 1 मिनट बेटा होल्ड करना, 1 मिनट करना।
अच्छा स्टूडेंट, सॉरी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये हमें पता ही है, आप काफ़ी मतलब समझदार स्टूडेंट है, तो ये तो पहले से आपको मालूम है कि क्लस्टर ये होता है। इसकी एक तो डायग्राम मैंने दी हुई, क्लस्टर जो है वो इस तरह भी हो सकता है कि दो सेपरेट पार्ट हो, इस तरह भी हो सकता है कि एक ही इसके अंदर ये वाला पार्ट एक क्लस्टर, ये वाला पार्ट एक क्लस्टर है। ठीक है, क्लस्टर को कैसे ढूंढेंगे, ये फॉर्मूला हमें ढूंढना है। तो क्लस्टर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आप क्लस्टरिंग करना चाहते हैं तो इसकी दो मेजर टाइप है, एक हायरार्किकल क्लस्टर है, एक बेसियन, तीन है बेसिकली। हायरार्किकल क्लस्टर है, बेसियन है और पार्टीशनल क्लस्टर है। यानी जो क्लास है इसकी वो ये तीन मेजर क्लास यहाँ नजर आ रही है हमें। ठीक है, और इनमें से भी फिर इनके सब पार्ट्स हैं, जैसे डिसीजन बेस है, नॉन पैरामेट्रिक है, और ये रिवाइसिव, और ये उसके बाद एल्गोमेट्रेटिव है, फिर पार्टीशनल के अंदर सेंट्रॉयड है, मॉडल बेस है, ग्राफ थ्योरी है, ग्राफ थ्योरेटिक है, और स्पेक्ट्रल है। तो ये मॉडल्स जो है वो सिर्फ क्लस्टर बनाने के इतने सारे। तो इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली पार्टीशनल बेस है और सेंट्रॉयड बेस है, यानी हम क्लस्टर बना रहे हैं पार्टीशनल बेस और सेंट्रॉयड बेस। जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये वाला क्लस्टर होगा। ठीक है, और बाकी दूसरा ये वाला जो हायरार्किकल है ये भी काफी पॉपुलर है, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे अगर बढ़े तो अब ये अगर हमें बेसिकली क्लस्टर बनाना है पार्टीशनल और सेंट्रॉयड, तो ये कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछ रहे तो भाई भी पढ़ तो लो जी, कोई एंड में होगा, मैं दूंगा इसका टाइम, फौरन नहीं लूंगा आज। आप सर इसमें रिग्रेशन होती है, रिग्रेशन से मुराद ये है कि नहीं, रिग्रेशन का कोई अभी मतलब हो सकता है किसी मेथड में लगता हो, लेकिन जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि सारे मेथड तो मैंने भी नहीं पढ़े हुए, जो मेथड जैसे एल्गोमेट्रेटिव मेथड है, इसमें ये एक हायरार्किकल मेथड है, ये यूज होता है, और एक सेंट्रॉयड मेथड, ये दोनों ज्यादा मेथड यूज होते हैं। जब भी आप देखेंगे तो ये दोनों मेथड इस्तेमाल होंगे, हायरार्किकल का ये वाला मेथड और ये वाला मेथड। तो इस वक्त हम सेंट्रॉयड मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉयड मेथड में नॉर्मली नहीं, दोनों की हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, क्लस्टरिंग तो सिर्फ बेसिकली आप लेबल डेटा का ही करते हैं, जो लेबल डेटा एग्जिस्ट करता है उसी की क्लस्टरिंग करेंगे। जरूरी नहीं है कि बाइनरी क्लास हो, अली शेर साहब, जरूरी नहीं कि बाइनरी बाइनरी क्लास हो कि ये। ठीक है, और ये बात उन्होंने सही कही कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कंटिन्यूस डेटा होता है उसका क्लस्टर कैसे बनाएंगे आप? ये तो टारगेट क्लास का मतलब ये हुआ कि जो क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम होगा उसका क्लस्टर जो है और डिजाइन करेंगे आप। बिल्कुल सही कहा जरिए आप साहब। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हुनैन अपनी वीडियो बंद करें। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैं फिर दोबारा से शुरू करता हूँ उसको यहाँ पे, कि हम लोग इस वक्त क्लस्टरिंग कर रहे हैं, पार्टिशनल क्लस्टरिंग है और सेंट्रॉयड है। एक सवाल ये रेज हुआ कि हम जो क्लस्टरिंग करेंगे उस वो क्लासिफिकेशन टाइप डेटा होगा। तो देखिए, डेटा की जो टाइप्स है, जैसे जरिए आपने पूछा, हर एक को ये समझ में आना चाहिए कि डेटा की जो टाइप है वो ये है कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, और ये जो आपके पास एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर क्लास दी जाती है कि यस है या नो है। अगर टू क्लास प्रॉब्लम है, अली शेर साहब, जरूरी नहीं है कि टू क्लास प्रॉब्लम हो, क्लास प्रॉब्लम ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास जो है वो मैं बना देता हूँ कि इसकी क्लास यस है, ठीक है, इसकी क्लास नो है, ठीक, और एक और डेटा है जिसकी क्लास जो है वो मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट क्लास है, यस और नो के बीच में हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। अब कितनी क्लास प्रॉब्लम हो जाएगी? ये आई है, अब ये थ्री क्लास प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह से ये यस है, अब आपका डेटा जो है वो थ्री क्लास प्रॉब्लम है। ये वो डेटा है जो क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि लेबल्ड हुआ हुआ है ये, और इनके क्लासेस असाइन है। लेकिन अगर ये रिग्रेशन टाइप डेटा होगा, जिसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूस डेटा होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी, जैसे 5.3 होगा, 5.3 होगा, सही है। इसी तरह से यहाँ पे 6.9 होगा। ये बात समझ में आ रही है?
और यहाँ पे आपके पास इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट में 10.3 होगा, यानी वैल्यूज दी जाएंगी आपको। तो अगर आपके पास ये वैल्यूज दी जाएंगी तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट है कि इस डेटा का कैसे क्लस्टरिंग करें। तो करने का तरीका, अगर आपके पास ये रिग्रेशन टाइप डेटा होता है, रिग्रेशन टाइप डेटा, ये तो आपके पास क्लासिफिकेशन टाइप डेटा है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है और इसी को हम सोच रहे हैं अभी। लेकिन रिग्रेशन टाइप डेटा हो तो हमारी ये मजबूरी होती है कि हम इन डेटा को क्या कर लें, इन डेटा के हम क्लासेस बना लें कि इस रेंज से इस रेंज को हम एक क्लास दे दें और उसको नाम दे दें, दूसरी रेंज को हम एक क्लास कह दें। इस तरह से इसके अंदर क्लासेस बन जाएंगी, तो हर डेटा किसी न किसी क्लास में बिलोंग करेगा। फिर उस बेसिस पे हम वैसे ही काम करेंगे जैसे क्लासिफिकेशन में काम करें, यानी इनकी जो वैल्यूज हैं जैसे 5.3, 6.9, तो मैं कह दूं कि मिसाल के तौर पे 1.5 से लेकर, मैंने कहा मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ये है से लेकर 4.5 तक एक क्लास है, तो मैंने कह दिया इसको क्लास नंबर 1 का नाम दे दिया। जब क्लस्टरिंग करेंगे तो उसको फिर हम क्लास, जो भी डेटा इस रेंज में आएगा उसको क्लास नंबर 1 से बिलोंग कर देंगे, और उसके बाद 4.6 से लेकर, ठीक है, और 7.5 तक क्लास नंबर 2 है, और इसी तरह से 7.6 से लेकर 10.5 तक क्लास नंबर 3। ये तो हमारी अपनी मर्जी के जो हम क्लास बनाए। अब इसको क्लास नंबर 2 कह दिया, इसको क्लास नंबर 3 कह दिया। इन क्लासेस को फिर हम बाद में, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे थ्रेशोल्ड बना लेंगे। इन क्लासेस को हम एज अ टारगेट क्लास कहेंगे, और जब हम इसकी क्लस्टरिंग कर रहे होंगे और जो इस रेंज में वैल्यू प्रोड्यूस करेगा 1.45 से लेकर 4.5 तक, तो हम उन सबको क्लास नंबर 1 का नाम दे देंगे, और इसी तरह क्लास नंबर 2 का नाम दे देंगे, क्लास नंबर 3 का नाम दे देंगे। सही है? तो ये बेसिकली हम एक क्लासेस अरेंज करें। अब अगर हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, और सुना, अब हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं और हमें मालूम है कि ये डेटा जो है, ये डेटा बेसिकली रिक्रिएशन का डेटा है, लेकिन इनके आंसर नहीं दिए हुए। इनके आंसर तो हम डेफिनेटली नहीं निकाल सकते ना कि इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है, ये कौन से आंसर इसके एग्जिस्ट करते हैं कि भाई ये किस क्लास के अंदर है। तो ये हमारे लिए इशू होगा कि हम किस तरह से जो रिग्रेशन डेटा है उसको हम वैल्यूज कैसे सेलेक्ट करेंगे। हमें इस डेटा की वैल्यू नहीं पता तो हम काम कैसे करेंगे इसका। तो रिग्रेशन टाइप में ये इश्यूज आते हैं। अगर डेटा दिया हुआ है तो आप इसको मॉडल बना सकते हैं, लेकिन अगर डेटा नहीं दिया हुआ तो फिर आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये एक इशू है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। हेलो। अच्छा, दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पहला इशू तो ये है कि हमारे पास डेटा जो है, हमें मालूम है कि ये क्लासिफिकेशन टाइप डेटा है, यानी ये बेसिकली जो डेटा दिया हुआ है इसकी टारगेट क्लास नहीं दी गई, और ये क्लासिफिकेशन टाइप डेटा है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ये किसी न किसी क्लास से बिलोंग करता होगा, और क्लास हो सकती है यस और नो हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये यस क्लास में है, ये नो क्लास में है, ठीक है, ये तो मसला हमारे समझ में आ गया। और अगर जब जब इनकी क्लासेस ना दी जाए तो इनकी क्लासेस के ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। जैसे अब जरियाब साहब का सवाल ये था कि अगर हमारे पास ये रिग्रेशन टाइप डेटा होगा तो हम इसको किस तरह किसी रिग्रेशन वैल्यू को हासिल कर सकेंगे। तो डेफिनेटली वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये डेटा दिया हुआ है और इसकी रिग्रेशन वैल्यू क्या होगी, ये निकालना पॉसिबल नहीं। तो हम इसको भी बेसिकली क्लासिफिकेशन कैटेगरी में डाल के सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं सवाल पढ़ लेता हूँ फिर आंसर देता हूँ। पहला सवाल है कि सर डेटा नहीं दिया होगा तभी हम क्लस्टरिंग कर रहे होंगे। नहीं, गलत। आधा क्वेश्चन है डेटा दिया हुआ होगा, टारगेट क्लास यानी लेबल नहीं दिया हुआ होगा। टारगेट क्लास कहते हैं लेबल को, लेबल नहीं दिया हुआ होगा। ये जो 1:04 पे अली शेर ने सवाल पूछा उसका आंसर है। फिर मोहसिन ने सवाल पूछा है सर इसमें मतलब नहीं दिया होगा, जस्ट डेटा होगा और खुद क्लासेस बना। जी, ये बात सही है कि हमें इसकी क्लासेस ढूंढनी है कि हर डेटा किस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता होगा।
ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे ये जैसे ये वाला दिया हुआ है तो इसकी टारगेट क्लास दी है, तो हर डेटा को, हर इंस्टेंसेस को किसी न किसी क्लास के अंदर जो है वो हमें रखना है। अब ये हमें नहीं पता होता कि इस वक्त इस डेटा में कितनी क्लास है। हम तो बार बार 2 क्लास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो डेटा प्रोवाइडेड हो उसके अंदर हमेशा 2 क्लास हो सकता है कि उसके अंदर 4 क्लासेस भी हो सकती हैं। बिलाल साहब का सवाल है, टारगेट क्लास हम खुद चूज करेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस डेटा के अंदर कितनी टारगेट क्लास है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर एक बास्केट दूं और इसके अंदर बहुत सारे डेटा जो है वो रखे हुए हों, ये बास्केट को अगर छोड़ दें, हम एक जनरल जो मिसाल ले रहे हैं उसी को ले लेते हैं कि एक डेटा सेट दिया हुआ है और इसके अंदर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है जो अभी बिलाल साहब ने सवाल पूछा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने टारगेट क्लास एग्जिस्ट करते हैं? तो ये अभी हम इसी इसी आगे स्लाइड्स में पढ़ लेंगे कि हाउ टू फाइंड द टारगेट क्लास, के इसके अंदर कितनी टारगेट क्लास है। सर हमें रिजल्ट पता होगा एक्चुअल डेटा का या नहीं? डेफिनेटली हमें इसका एक्चुअल डेटा का रिजल्ट नहीं पता होगा, टारगेट क्लास तो नहीं पता होगी ना, तो फिर हम कैसे इसका, अगर पता होगा तो फिर हम क्यों क्लस्टर करेंगे? अगर हमें इसकी लेबल्ड होगा तो हम क्लस्टर करेंगे क्यों? ठीक, डेफिनेटली लेबल्ड इसका नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, सवाल फिर दोबारा लूंगा मैं। तो ये बात हमें समझ आ गई कि ये जो हमारे पास है इस तरह क्लस्टर हमें करना है मिक्स डेटा को। यानी मिसाल देता हूँ मैं कि आपके पास जो डेटा है वो अगर लेबल्ड नहीं हुआ हुआ है तो आपने उसको लेबल करना है। यानी मिसाल के तौर पे आपको डेटा दिया हुआ है और अगर उसको देखा जाए तो वो इस फॉर्मेट में डेटा है और ये डेटा आपको यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि इनको जो है वो लेबल कर दिया जाए। ये इस वक्त तो मैंने लेबल्ड में शो किया है ना, लेकिन आपको ये लेबल्ड में शो नहीं किया, लेबल नहीं दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बेसिकली इसको इसको एक लेबल में कह दें सबको और इसको ये इस तरह से हमें बनाना है बेसिकली। यानी अगर अगर मैं कहूँ कि भाई ये डेटा मिक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है सारा का सारा, हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी के अंदर किस क्लस्टर में एग्जिस्ट करता है, ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। एज्यूम करो कि ये डेटा आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि इसके अंदर ये जो दिया हुआ डेटा है, मिसाल के तौर पर मैं बता भी दूं अगर कि इसके अंदर ये जो डेटा एग्जिस्ट करता है जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर 3 क्लस्टर हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है, अभी इसमें 3 क्लस्टर हैं, तो अब आपको 3 क्लस्टर, ये 3 क्लस्टर हैं, ठीक है। तो अब आप इसके 3 क्लस्टर कैसे ढूंढेंगे, सवाल ये। ठीक है, आपको तो सब एक ही नजर आ रहा है, तो आपको नहीं पता कि वो 3 क्लस्टर कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन से डेटा किस क्लस्टर में जाएगा। इस वक्त ये हमारी कंफ्यूजन है। यानी अगर इसको मैं टेबुलेटेड फॉर्मेट में देखूं तो ऐसे देख रहा था बार बार कि ये डेटा, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, फोर्थ डेटा, फिफ्थ डेटा, इस तरह के डेटा हमें यहाँ पे इस तरह नजर आ रहे हैं। तो ये डेटा अगर मैं यहाँ प्रेजेंट कर दूं तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा डेटा किस क्लस्टर में है। लेकिन जब एक्चुअल डायग्राम हम बनाते हैं, जब क्लस्टर बन जाता है, तो फिर हम उसको डिफरेंट कलर से और डिफरेंट लेजेंड से जो डिजाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पर देखो पहला क्लस्टर ये था जो हमें नजर नहीं आ रहा था और दूसरा क्लस्टर जो है वो जो है वो ये था। यानी क्लस्टरिंग कुछ इस तरह से थी इसकी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जब क्लस्टरिंग हम हो जाती है तो इस तरह शो करते हैं। और तीसरा क्लस्टर जो है बेसिकली वो ये वाला था जो हमें उस वक्त नजर नहीं आ रहा था इस डेटा के अंदर, ये तीसरा क्लस्टर था। और पॉसिबल है कि इसके अलावा कोई और होता है, तो मैंने एक से अपनी मर्जी से बना दी। तो ये 3 क्लस्टर जो है, एक क्लस्टर ये रहा, दूसरा क्लस्टर ये रहा और तीसरा क्लस्टर ये रहा। इस वक्त तो ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है 3 क्लस्टर, तो और यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा। इसको मैंने यहाँ पे यानी इस डेटा को यहाँ मैप कर दिया मैंने। अब इनके क्योंकि लेबल नहीं हुआ तो सारा एक जैसा मैप हो गया। अब आपसे कोई कहे कि इसमें 3 क्लस्टर या 2 क्लस्टर ढूंढो इस वक्त, जैसे अगर मैं हमें पता हो कि इसके अंदर 3 क्लस्टर हैं, इस वक्त अगर हम अज्यूम कर लें तो आप कहेंगे मुझे क्या पता 3 क्लस्टर कौन से हैं इसके अंदर। ये वाला क्लस्टर है पहला, दूसरा क्लस्टर ये है और तीसरा क्लस्टर ये है, ये पॉसिबल है या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो आप बेसिकली ढूंढ रहे होंगे और उसके 3 क्लस्टर जो है डिजाइन करेंगे। ठीक, तो वसीम साहब पूछते हैं सर जब हमारे पास ये वैल्यू ही नहीं तो हम इसको कैसे ग्राफ के, हाँ तो सब एक ही, इस जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये तो है ना हमारे पास डेटा तो है ना, सबको इस तरह हम वैल्यू के हिसाब से जो अगर 2 डायमेंशनल अगर ये डेटा दिया हुआ है 2 एट्रीब्यूट पे मुनस्सर है, अभी तो हमें नहीं पता कि कितने एट्रीब्यूट, अगर 2 एट्रीब्यूट होगा तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना इसको, सिर्फ टारगेट वैल्यू नहीं लिखेंगे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी।
आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, शायद आगे जाके थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते। तो ये बातें हो गई कि इस वक्त हम क्लासिफिकेशन टाइप डेटा का क्लस्टरिंग कर रहे हैं दरियाब साहब, और वो सेंट्रॉइड मेथड है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पार्टिशनल सेंट्रॉइड। और ये जो हायरार्किकल का एल्गो मेथड है, ये आपने खुद पढ़ना ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लेके आना है। कहता है डेटा जो आपको देखें, ये डेटा जो दिया हुआ है ना, इसमें बिल्कुल सुपरवाइज डेटा है, बिल्कुल क्लियर है कि एक्स के अगेंस्ट में वाई टारगेट वैल्यू, एक्स के अगेंस्ट में वाई टारगेट वैल्यू, तो हम इस तरह उसको मेंशन कर लेते हैं। लेकिन जब एक्स के अगेंस्ट में वाई ना दिया हुआ जैसे ये है, तो डेटा इस तरह से मेंशन किया जाता है, और आपको क्लस्टर खुद निकालना होता है कि किस क्लस्टर से जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लस्टरिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम इस फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्लस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह से आपको यहाँ लिखा हुआ है कि मार्केट सेगमेंट किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि भाई कौन सा रीजन, कौन से लोग, ठीक है, कौन सा एरिया, कौन सी मेडिसिन, इस तरह की, तो उसकी क्लस्टरिंग जो है वो हम करते हैं। इसी तरह सोशल नेटवर्क भी क्लस्टरिंग कर रहा होता है। ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा, ये लोगों से जो कनेक्टिविटी है, और क्लस्टर से क्लस्टर, यानी ये क्लस्टर है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये क्लस्टर ये कनेक्टेड है, लेकिन इसका ये आदमी इससे कनेक्टेड है, तो फिर ये क्लस्टर से कनेक्टेड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो ग्राफ थ्योरी है वो इसी बेस पे काम कर रही होती है। इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है, उसकी क्लस्टरिंग की जाती है, और इस तरह हर जगह क्लस्टरिंग जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह इसकी क्लस्टरिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मेथड की तरफ जाएंगे कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि नॉर्मली जब हम सेंट्रॉइड बेस करते हैं, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे, जिसमें कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस है, कि हम एक डेटा का दूसरे डेटा से डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ये इसके नियरेस्ट होता है तो हम इसको इसके क्लस्टर में डाल देते हैं, ये कहलाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। दूसरा सिटी ब्लॉक मनहट्टन या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस मेथड, वो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करता है। सिंपल फॉर्मूला x1 माइनस x2, इसी तरह x1 माइनस x2। और फिर ये तीसरा फॉर्मूला जो है आपको दिया हुआ है, मिन्कोवस्की डिस्टेंस मेथड। तो इनमें से इस तरह की डिस्टेंस मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं जो क्लस्टर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, कोरिलेशन है, ठीक है। इस तरह के दूसरे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि थ्रू हम क्लस्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये कैसे इस्तेमाल होगा वो भी हम आगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। फार्मूला ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली हम इक्विलेटरल डिस्टेंस को इस्तेमाल करेंगे और इसके बेसिस पे हम क्लस्टरिंग जो है वो कर रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन होगी तो हम दोबारा स्लाइड पे आके दोबारा देखेंगे कि अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है क्लस्टरिंग कैसे हो रही है। और मेरा ख्याल है कि जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल पढ़ाते वक्त ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सवाल दिए हुए कुछ, कहता है कि इन, अच्छा ये सारी स्लाइड्स जो है ना वो एंड्रयू एनजी की स्लाइड्स हैं, मैंने तो नहीं बनाई, ये सारी एंड्रयू एनजी की स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, अच्छी स्लाइड्स हैं इनकी। तो कहता है कि इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द ट्रेनिंग सेट, फॉर्मूला दिखाता हूँ अभी। In unsupervised learning, the training set is the form of this without label yi. ये सही है या गलत है? यानी इन्होंने कहा है करेक्ट रिस्पॉन्स जो करेक्ट है उस पर टिक लगा दिया उन्होंने। इसका टिक लगा होगा मतलब ये बात ठीक है। दोबारा सारे स्टूडेंट के लिए ये इस वक्त 31 स्टूडेंट कनेक्टेड है, 31 के 31 स्टूडेंट तवज्जो दो इधर कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ होता है, x1 x2, यानी ये 1 इसका नंबर है, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा और mth डेटा, और विदाउट लेबल ऑफ y, यानी इस डेटा में लेबल नहीं दिया जाता। ये बात ठीक है? आप कहेंगे हाँ ये रिस्पॉन्स जो है इसका करेक्ट है, सही आंसर है, ठीक है, ये आंसर जो है वो सही है। उसके बाद है क्लस्टरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये बात भी ठीक है। आप कहेंगे हाँ क्लस्टरिंग जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को क्लस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर कहता है इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यू आर गिविंग एन अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा आपको दिया जाता है, एंड आर आस्क्ड टू फाइंड द स्ट्रक्चर इन द डेटा, और उसको लेबल करने के लिए कहा जाता है। ये बात ठीक है? आप कहते हैं हाँ ये भी सही है, लेबल करने के लिए कहा जाता है। क्लस्टरिंग इज द ओनली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। क्या क्लस्टरिंग ही खाली की जाती है? आप कहेंगे नहीं, क्लस्टरिंग के अलावा और बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं। हमने तो अभी क्लस्टरिंग के बेसिस पे देखा ना, यानी जो डायग्राम हमने देखी थी वो क्लस्टरिंग की डायग्राम थी।
और क्लस्टरिंग के इतने सारे मेथड थे, ठीक है, क्लस्टरिंग और इसके इतने सारे मेथड। क्लस्टरिंग के अलावा और भी बहुत सारे मेथड है जिसके तहत हम जो है वो लेबल जो है उसको कर सकते हैं। तो क्लस्टरिंग इज नॉट ओनली द वे टू फाइंड द क्लस्टर ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं था, इसलिए इसमें टिक नहीं लगाया गया। ये क्वेश्चन से कुछ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कहता है के मीन। अब हम आ रहे हैं क्लस्टरिंग में जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड और अल्टरनेटिवली के मीन एल्गोरिथम। सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड और के मीन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास एक, अब इसमें 2-3 इशू हैं, ध्यान में रखना, मैं अभी इशू यहाँ लिख दूंगा। आपके पास ये एक डेटा दिया हुआ, देखो डेटा इन्होंने ग्राफिकली दिया। ये डेटा अगर हम ग्राफिकली दिया हुआ है और अगर हम इसको टेबुलेटेड फॉर्मेट में देखें तो ये डेटा कुछ इस तरह होगा कि ये आपके पास डेटा है और इनके इंस्टेंसेस के एट्रीब्यूट्स फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन लेबल नहीं किया हुआ है इसको कि किस क्लास से बिलोंग करता है। समझ आ रही बात है? लेबल नहीं किया हुआ इसको कि किस क्लास से बिलोंग करता है। ये आपका क्वेश्चन मार्क, आपने लेबल करना है। तो आपने कहा कि मैं अगर के मीन मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। वी आर बेसिकली नाउ प्रोसीडिंग द मेथड, एग्जैक्टली मेथड के कैसे होगा। अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि के मीन मेथड कैसे चलेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा कि के मीन मेथड, यानी इससे पहले तक की स्लाइड्स जो थी, यानी अब देखो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग चेंज कर दी है इन्होंने, के मीन एल्गोरिथम। इससे पहले तक की जो स्लाइड थी वो जनरल बातें थी कि हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। So now we are proceeding to K-mean method. How to find the cluster basically. This is the first method. तो आपको ये अज्यूम करना है कि ये डेटा दिया है। अब आप डेफिनेटली हर एक का ग्राफ बना के देख के तो अलग नहीं करेंगे ना इसको। मिलियंस ऑफ डेटा होता है, आपने बस डायरेक्टली उस पर काम करना शुरू कर देना होता है। तो कहता है कि जो के मीन मेथड है, जिसको हम सेंट्रॉइड मेथड भी कहते हैं, वो करता क्या है कि वो अगर अगर तो आपने ये अज्यूम कर लिया है कि मुझे इसके 2 क्लस्टर करने हैं। ये एक बड़ा इशू है कि आपको दिए जाने वाले डेटा में कैसे, पता नहीं किसी स्टूडेंट ने भी, बिलाल ने, किसी ने पूछा था कि दिए जाने वाले डेटा में कैसे पता चलेगा कि इसके कितने क्लस्टर करने हैं, हाउ मेनी क्लस्टर यू बेसिकली यू आर गोइंग टू मेक, ना कितने क्लस्टर बनाना चाहते हैं। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हम अभी इस वक्त ये एज्यूम कर रहे हैं, ये बात हम अभी क्लियर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डेटा दिया है इसके 2 क्लस्टर करना चाहते हैं। एक 3 भी कर सकते थे, लेकिन इस वक्त हम उसके 2 करना चाहते हैं। 2 क्लस्टर करने के लिए आप 2 इनिशियल सीड्स इसमें ढूंढेंगे। आप 2 इनिशियल सीड्स जो हैं, जो आप ढूंढेंगे, वो बेसिकली जो सीड्स आपके पास हैं वो इन डेटा में से भी हो सकता है और इसके बाहर से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक सीड आपने यहाँ ले लिया